बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 201 मुलाहिज़ा फरमाएं। पेड्रू की नज़र में सिकंदर बख्त एक बहुत चालाक और ख़तरनाक शिकारी था, जिसे शिकार करने के बाद असीर रखने के लिए हिफाजती इंतज़ामात में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। बसला इल्मी में उसने पहाड़ खान का इंतखाब किया, जो देखने में वाकई पहाड़ था मगर अकल के एतबार से उनकी हिफाजती इसार का सबसे कमज़ोर हिस्सा था, और मैं उसी कमज़ोर हिस्से में से रास्ता बना के निकल गया था। पहाड़ खान को तो वैसे भी मरना था, अब उसका बेवकूफ़ साबित होना नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन गया था। पेड्रू ने रिवाल्वर उठाया ही था कि मैंने उसकी नीयत को भांप लिया। उसका इरादा उसकी आंखों में वो लम्हा बन के उतर आया जब आदमी किसी दूसरे आदमी की जान लेता है, या मेरी छठी इसने मुझे पहले से खबरदार कर दिया था। वजह कुछ भी हो, मगर उस्ताद पेड्रू के रिवाल्वर उठाते ही मैंने फायर कर दिया, और जब मेरा निशाना ख़ता नहीं हुआ तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने मुझे एक ज़िंदगी को बचाने का वसीला बनाया था। रिवाल्वर पेड्रू के हाथ से दूर जा गिरा और उसके हाथ की पूंछ से खून टपकने लगा। उसने एक गलीज गारी बकी और एकदम वापस पलटा। ठहर जाओ पेड्रू, मैंने चीख कर कहा और गोली चला दी, मगर वो बड़ी तेजी से पलटकर फिर कमरे में घुस गया था। एक लम्हे के लिए मुझे अफसोस हुआ कि हाथ का निशाना लेने की बजाय मैंने उस शैतान की खोपड़ी क्यों नहीं उड़ा दी। मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाना चाहता था, और इसी लाशऊरी ख्वाहिश ने पेड्रू को निकल जाने की मोहलत दे दी थी। मैं समझता था कि पेड्रू बिला वजह उस्ताद नहीं कहलाता। उसके हाथ से एक रिवाल्वर निकल गया था, लेकिन इस बुनियाद पर उसे खाली हाथ समझ लेना बेवकूफ़ी होता। कमरे के अंदर उसके पास सब कुछ हो सकता था, रिवाल्वर से मशीन गन तक। दरवाज़ा तोड़ दो पहाड़ खान, मैंने बाहर आते ही चिल्ला कर कहा। मैं और तुम मिलकर जोर लगाते हैं। पहाड़ खान का एक हाथ टूटा हुआ था, लेकिन वो हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वत बर्दाश्त और ताकत का मालिक था। उसने इकरार में सरी लाया और अपने दूसरे बाजू के शाने से दरवाजे को टक्कर मारी। मैंने उसका साथ दिया। दरवाज़ा बड़े जोर से हिला, मगर टूटा ना और ना खुला। मेरे हाथ में मशीन गन है सिकंदर बख्त, अंदर से पेड्रू ने चिल्ला कर कहा। मैं तुमको छिलनी कर दूंगा। जरा सी देर के लिए मैं रुक गया, फिर अकल ने मुझे झुंझोड़ा। ये धोखा है सिकंदर बख्त, अगर पेड्रू के पास मशीन गन होती तो वो अब तक एक ब्रेस्ट मार चुका होता, और मशीन गन की गोलियां दरवाजे में सुराख करती हुई तुम्हारे जिस्म के भी पर खचे उड़ा चुकी होती। वो तुम्हारा लिहाज कभी ना करता, खुसूसन ऐसे हालात में जबकि वो खुद महसूर हो और अपनी जिंदगी के लिए तुमको खतरा समझता हो। तुम कर दो छिलनी मुझे पेड्रू, मैंने चीख कर जवाब दिया। या तुम नहीं या मैं नहीं। मैंने फिर पहाड़ खान को इशारा किया और उसने मेरे साथ ज्यादा कुव्वत सर्फ करते हुए दूसरी टक्कर बारी। दरवाजा एकदम पूरा खुल गया, उसके ऊपर नीचे की चुटकी निकल गई थी। पहाड़ खान अंदर जा गिरा। कुदरत को उसे बचाना मंजूर था। पेड्रू के रिवाल्वर की गोली उसके ऊपर से निकल गई और दीवार में पैवस्त हो गई। पेड्रू को मैंने अपने बिल्कुल सामने देखा। वो दूसरा रिवाल्वर लिए बका की जंग में अपने महाज पर डटा हुआ था और हथियार डालने पर आमादा ना था। यकलख्त मुझे वो वक्त याद आया जब मैंने पेड्रू को पाकिस्तान में वार होने के बाद एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवर के रूप में देखा था, और वो मुझे अपने साथ सलामत अली के घर ले गया था। फिर वो उस वक्त नजर आया जब मैं शराफत अली के घर से निकल रहा था। मुझे कत्ल के पहले झूठे जुर्म में मुलव्वस करने वाला यही शख्स था जिसने मीर शराफत अली का खून किया था, और मैं ये भी यकीन रखता था कि इसी ने सलामत को भी मारा था। बाद में मारे जाने वाले खार बेगुनाह शख्स के लहू के दाग इसके दामन पर साफ नजर आते थे। ये इंतकाम का अंधा जज्बा था, या एक ऐसे दुश्मन को कम करने की ख्वाहिश जो मेरे मोहसिन और राबिया के तमाम मुसाइब का जिम्मेदार था, और जिसके लिए मौत से कम कोई सजा काफ़ी ना थी। कि मैंने अंधाधुंध फायर किया और दीवानावार पेड्रू पर जा पड़ा। मुझे नहीं मालूम कि उसने जवाब में कितनी गोलियां चलाईं। जब मैंने उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ और खुद को उसके ऊपर सवार देखा तो मुझे यकीन आया कि मैं जिंदा हूँ और पेड्रू जख्मी है। अपनी मौत को सामने देखकर उसका हौसला जवाब दे गया था। उसने मेरी फायरिंग से बचने और भाग निकलने की कोशिश की और इसी बदहवासी में गोली चलाई थी, लेकिन वो निशाना ना ले सका। मुझ पर खून सवार था। मैंने पेड्रू की गर्दन को दोनों हाथों से दबोचा। तेरा वक्त आ गया पेड्रू, मैंने वैसे ज़्यादा आवाज़ में कहा, जो इस हद तक बदली हुई थी कि मेरे कानों को भी अपनी आवाज़ नहीं लगी। मैं तुझे चंद सेकंड दूंगा कि खुदा से हर गुनाह की और हर जुर्म की माफ़ी मांग ले। मैंने उसके मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्के मारे। बोल अपने मुंह से, खुदा के सामने इकरार करके तूने मीर शराफत अली को मारा, मुंशी फुमांचू को मारा, उसकी बीवी को मारा, बेटे को मारा, सलामत अली को मारा, गुलाम अली को मारा। हर बार मैं उसकी गर्दन को दबा के उसका सर उठाता और फर्श पर दे मारता। इसको गोली लग गई है। पहाड़ खान ने मेरे कंधे पर हाथ रखेगा। फिर इसे क्यों मारे हो? एकदम मुझे होश आ गया। एक बेअकल ने मुझे अकल की लगाम हाथ में थमा दी थी। अगर वो मुझे ना रोकता तो पेड्रू वहीं मेरे हाथों कत्ल हो जाता। मेरे सर से दीवानगी को झटका और खड़ा हो गया। गोली पेड्रू की टांग में लगी थी और अब वो बेहोश पड़ा हुआ था। पशिमानी के रद्द अमल ने मुझे मगलूब किया। मुझे फौरन ख्याल आया कि कहीं पेड्रू के सर में अंदरूनी चोट ऐसी ना आई हो
कि वो होश ही में ना आए और मर जाए। पेड्रो जैसे दुश्मन का हाथ में आना तो दुश्मन के सबसे मजबूत कले की तस्खीर से बड़ा कारनामा था। मुझे अब जोश से नहीं होश से काम लेते हुए पेड्रो को जिंदा रखना था। वही एक शख्स था जो अव्वल ताखिर हर रात से पर्दा उठा सकता था और वो सब कुछ बता सकता था जो मैं जानना चाहता था। उसकी फर्द जुर्म बहुत तवील थी और अगर हम किसी तरह उसे एतराफ़ जुर्म कराने में कामयाब रहते तो खुद को बहुत से इल्ज़ामात से बचा सकते थे और कानून के सामने असल मुजरिम को पेश करके ये साबित कर सकते थे कि हम किस हद तक बेगुनाह हैं। अचानक मैंने अपने पीछे आहट सी सुनी और मैं तेजी से पलटा। नीचे गिरते गिरते मैंने गोली चलाई और वो शख्स जो होश में आने के बाद उठकर खामोशी से अंदर आ गया था चक्कर खा के नीचे गिरा। उसने पहाड़ खान की बेखबरी से फ़ायदा उठाते हुए रिवाल्वर छीनने की कोशिश की और किसी हद तक अपनी कोशिश में कामयाब भी रहा था, लेकिन वो गोली ना चला सका। मेरी गोली उसकी गर्दन में लगी थी और जब उसने गोली चलाई थी तो खुद उसे इल्म नहीं था कि उसका निशाना कौन बना, मैं या कोई दीवार या छत। वो अलग से बड़ी करबनाक आवाज़ें निकाल रहा था और फर्श पर एड़ियाँ रगड़ रहा था। उसकी गर्दन से फूटने वाला खून का फुवारा देखकर पहाड़ खान का रंग लाश से ज़्यादा सफ़ेद हो गया था। अचानक वो लड़खड़ाया और नीचे गिरकर बेहोश हो गया। इस नादान लड़के ने जिस्मानी ताकत का मुजाहरा तो पहले भी देखा होगा और ख़ुद भी इसमें शरीक रहा होगा। अपने दावे के मुताबिक एक कर्नल ने उसे गोली चलाना भी सिखा दिया था, मगर किसी जीते जागते आदमी का खून बहते उसने कभी नहीं देखा होगा। ये नफ्सियाती कमज़ोरी बहुत आम है और ख़ुद वो लोग जो बहुत बहादुर, निडर और जुरातमंद कहलाते हैं इस कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। ये ज़हन या जिस्म का गैर इरादी रद्द-ए-अमल होता है जिसे वो रोकना भी चाहें तो नहीं रोक सकते। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि सर्जिकल शॉक क्या होता है, ये उसी किस्म की कैफियत थी। मैंने पहाड़ खान को वहीं छोड़ा और पलटकर पहले कमरे में आया ताकि बाकी दो अफराद को होश में आने से पहले ही बांध कर डाल दूं। उन्हें बांधने के लिए मैंने उन्हीं के कपड़े फाड़े और दोनों के हाथ कमर के पीछे बांध दिए। पैरों को मिलाकर टखने के करीब से बांधने के बाद मैंने उनको यकजा किया, इस तरह कि उनकी कमर से कमर मिल गई, लेकिन मुंह मुखालिफ समतों में रहे और दोनों का एक बंडल बना दिया। इसमें उनके तकरीबन तमाम ही कपड़े इस्तेमाल हो गए, जिनमें मेरे पुराने कपड़े भी शामिल थे। अब ढेर करना खतरा मोल देने के मुतरादिफ था। मैं फिर दूसरे कमरे में गया। अभी तक मुझे दूसरे कमरे के असबाब पर गौर करने का मौका नहीं मिला था। इत्मीनान से देखने पर मुझे एक टेबल पर 3 चीज़ें नुमायां नजर आईं। एक टीवी, दूसरा टेप रिकॉर्डर और तीसरा वैसा ही वाकी टाकी जैसा हमें गामे माची के अड्डे से मिला था या वहाँ किसी खास मकसद के तहत हमारे हवाले किया गया था। यह हो सकता था कि दोनों सेट एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किए हुए हों। इस चीज़ को सिर्फ बाहर से स्मगल करके लाया जा सकता था। हमारे लिए ये इंतहाई कारआमद चीज़ थी। बता ये शॉर्ट व्यू ट्रांसमीटर था जिससे तवील फासले तक पैगाम रसाई मुमकिन होती है और एक दूसरे से अलग रहते हुए भी हम बायमी राब्ता रखने की इससे बेहतर सूरत कोई नहीं कर सकते। टेप रिकॉर्डर में यकीनन वो सब गुफ्तगू होगी जो मुझसे सच पूछने के नाम पर की गई थी। मैं चाहता था कि ये सच दुश्मनों तक पहुंच जाए, चुनाचे मैंने सिर्फ वाकी टाकी उठाया और बाकी चीज़ों को छेड़ने से गुरेज किया। एक दीवार के साथ स्टूल से ज़रा बड़ी मेज़ पर एक चिपटा सा बॉक्स रखा हुआ था। मैंने उसे खोलकर देखा तो अंदर उस सारे निज़ाम को कंट्रोल करने वाला स्विच बोर्ड दिखाई दिया। उसमें 2 दर्जन के करीब पुश बटन, घूमने वाली नाब और स्लाइडिंग लीवर थे। इसी से वो बेरहम लाइट कंट्रोल होती थी जो मुझ पर हुक्मरान थी। कभी मुझे बसारत अता कर देती, कभी तारीकी को सिर्फ मेरा मुकद्दर बना देती थी और कभी मेरी हालत ज़ार की तस्वीर उतार के आगे अरसाल करती थी। मैंने रिवॉल्वर निकाला और पैर दर पे उस पर फायर किए। उसमें से चिंगारियाँ उड़ी, धुआं उठा और धमाके सुनाई दिए। मैंने वही करार महसूस किया जो शायद मैं पेड़ों के सीने को छिलनी करके महसूस करता। अगर मसरत के तकाज़ों ने मुझे रोक ना लिया होता, इंसानों के साथ ये हालात भी मेरे दुश्मन थे और इस मशीन से मैंने 3 दिन की अजियत का बदला ले लिया। फिर मैंने दूसरा खाली हो जाने वाला रिवॉल्वर भी फेंक दिया। अब मुझे कई मसाइल दरपेश थे। सबसे पहले मुझे पहाड़ खान को होश में लाना था। उसको पहाड़ खान कहना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे नज़ाकत अली कहना उससे भी ज़्यादा मुज़ीका खेज बात होती। एक जग में मुझे थोड़ा सा पानी मिला। मैंने पहाड़ खान के मुंह पर छींटे मारे और एक चमचे की मदद से कुछ पानी उसके खल्क में उतारने में कामयाब रहा। वो होश में आने लगा तो मैंने उसके गाल थपके। पहाड़ खान, शाबाश, उठो, हमें यहाँ से निकलना है, हिम्मत से काम लो, ऐसा ना हो कि कुछ और लोग आ जाएं। मैंने उसके कानों में कहा। और कौन आ सकता है? वो एकदम उठ बैठा। क्या मालूम उनके कितने साथी थे और इस वक्त वो कहाँ हैं? मैंने कहा। पहाड़ खान की इतनी जल्दी होश में आ जाने से मुझे खुशी हुई। अगर मुझे इस पहाड़ को उठाकर ले जाना पड़ता तो ये काम आसान होता। अभी मैं 100% फिट नहीं था। उसके बाजू को टूटे हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं चाहता था कि जितनी जल्द उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ जाए और उसे दर्द को कम करने वाली दवाएं दी जाएं उतना ही अच्छा है। ये उसी सूरत में मुमकिन था जब हम जल्द अज जल्द इस जगह से निकल जाएं। मालूम नहीं कि हम किस बस्ती या बहराने में थे और किस सड़क से कितनी दूर थे।
मुझे पीटरू को भी उठा के जाना था और अपनी मौजूदा हालत में मुझे ये बोझ उठा के बहुत ज़्यादा फासला तय करना महाल लगता था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाना पड़ता। तब भी मुझे खुदा पर भरोसा करते हुए ये काम ज़रूर करना था। मैंने पीटरू की जेब में हाथ डाला और मेरे हाथ में तीसरी चाबी आ गई। एक ताला मजबूत और मोटे पटों में था, सबसे ऊपर वाले हिस्से में था, दूसरा वस्त में और तीसरा बिल्कुल नीचे। उनके सिर्फ सुराख बाहर नजर आते थे और जिस तरतीब से ताले लगाए गए थे उससे बखूबी अंदाजा हो जाता था कि दीवारों का हिस्सा बन जाने वाले दरवाजे को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता जितनी आसानी से हमने अंदर वाले दरवाजे को खोल लिया था। उसकी तो हर चुटकी आम किस्म की थी, लेकिन ये ताले बहुत मजबूत थे। दरवाजा खोलने से पहले मैंने तीसरे रिवाल्वर को बिल्कुल तैयार रखा कि बाहर भी किसी पहरेदार का सामना हो तो उससे निपटा जा सके, लेकिन उन्हें अपनी हिफाजती इंतजामात के हर तरह से मुकम्मल होने पर इतना एतमाद था कि बाहर किसी चौकीदार की मौजूदगी की ज़रूरत उन्होंने बिल्कुल भी महसूस नहीं की थी। मुझे अपने मुकाबिल कुछ सीढ़ियाँ नजर आईं। मैं शौक को इज़राब में दौड़ता हुआ ऊपर गया। जीने पर आखिरी कदम रखते ही मैंने खुद को एक खंडर में देखा। ये कोई पुराना मकान था। पत्थरों से बने हुए बैरूनी अहाते की दीवार मुझसे 100 गज दूर थी और मकान या कदीम हवेली की चारों तरफ उसका फासला इतना ही था, हो सकता किसी जमाने में ये बाग रहा हो, मगर अब एक जंगल था। कीकर के खूदरू कांटेदार दरख्त तेजी से फैले हुए थे और बेशतर रकबे पर काबिज थे। कहीं कहीं इनसे ऊपर निकल जाने वाले शीशम और पीपल के दरख्त भी थे। नीचे लंबी लंबी तेज धार के पत्तों वाली खुश्क और जर्द घास फैली हुई थी, जिसमें सांप, गिरगिट और दूसरे रेंगने वाले जानवरों की भरमार होती तो मुझे ताज्जुब ना होता। बाकी मकान की दीवारें भी बाहर से पुराने पत्थरों को जोड़कर उठाई गई थी। मुख्तलिफ कमरों के दरमियान अगर दरवाजे थे तो लोग निकाल कर ले गए थे। चुनाचे सब कमरे बिलकर एक हो गए। छत सिर्फ एक कमरे पर बाकी रह गई थी, मगर उसके शैतीर और खिड़कियां भी इतने झुक गए थे कि दरमियान में खम महसूस होता था और लगता था कि छत अभी सर पर आ पड़ेगी। बाकी कमरों में छत का मलबा कमरों की दीवारों में ढेर था। पिछली तरफ जाकर देखने से मुझे बाहर जाने का रास्ता नजर आया। कम से कम 20 फुट चौड़े और कंकरों वाले रास्ते पर भी जगह जगह घास उगाई थी, जिसे हाल ही में गाड़ियों ने रूंधा था। ये कुचली हुई घास मजरू थी, मगर फिर भी सर उठा रही थी। मैं बैरूनी फसील के गेट तक गया और चारों तरफ फैली हुई वैरानी को मायूसी से देखा। मेरी नज़र किसी आबादी के आसार तलाश न कर सकी। हर समत वैसा ही बियाबान था जैसा फसील के अंदर फैला हुआ था। मैंने फसील की दीवार पर चढ़कर देखा तो 2 फरलांग के फासले पर मुझे सड़क नजर आ गई। सड़क को देखते ही मेरा हौसला बुलंद हो गया। मैं फौरन वापस हुआ। पहाड़ खान, हमें 2 फरलांग तक जंगल से गुजर कर सड़क तक पहुंचना है, मैंने कहा। उम्मीद है वहां कोई ना कोई सवारी जरूर मिल जाएगी और मालूम हो जाएगा कि हम लाहौर से कितनी दूर हैं। मैं 2 फरलांग तक पैदल जा सकता हूँ। उसने फख्र से यूं कहा जैसे ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। तुम्हारे हाथ में यकीनन बहुत तकलीफ होगी, मैंने कहा। तुम दूसरे हाथ में रिवाल्वर रखना, मैं इस शख्स को अपने कंधों पर डाल देता हूँ। 2 और भी तो हैं, उसने मुझे याद दिलाया। उनको साथ नहीं ले जाना, मैंने कहा। सिर्फ उस साथ पीडरू को उठाना है। इसका नाम तुम्हें कैसे मालूम? ये तो नंबर 1 था, पहाड़ खान ने हैरान होकर कहा। मैं जानता हूँ इन सब बदमाशों को, मैंने कहा। जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो कुछ और है। 2 फरलांग का रास्ता बहुत लंबा होता है, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। हम बारी बारी इसे उठाएंगे, इसका वजन बहुत ज्यादा है। तुम फिक्र मत करो, इसको उठा के मेरे कंधे पर डाल दो। पहाड़ खाने का अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर मेरा एक बाजू टूटा हुआ ना होता तो मैं ऐसे ऐसे 2 को उठा के 2 मील भी जा सकता था। तुम वाकई पहाड़ से ज्यादा मजबूत हो, मैंने तारीफी लहजे में कहा। मगर ये नाम पहाड़ खान कुछ अच्छा नहीं लगता। तो तुम मुझे नजाकत अली कह सकते हो, वो बोला। मैं तुम्हें फौलाद खान कहूंगा, तुम फौलादी आदमी हो, मैंने कहा और पीडरू को उठा लिया। अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया, वो बैठते हुए बोला, ताकि मुझे पीडरू को ज्यादा ऊपर ना उठाना पड़े। तुम समझ लो कि मैं भी नंबर 1 हूं, मैंने कहा और पीडरू को उसके कंधे पर डाल दिया। नंबर 1 लोग दोनों तरफ होते हैं, नंबर 1 बदमाश और नंबर 1 शरीफ, नंबर 1 चालाक और नंबर 1 अहमक। वो अहमकों की तरह मेरी सूरत देखता रहा और फिर आसानी से खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम कोई नहीं? मैंने कुछ देर सोचा और फिर उसे बताया कि मेरा नाम सिकंदर है। उस जैसे नादान से कुछ छुपाने में ना कोई नुकसान था ना उससे कोई फायदा था, लेकिन उसे आइंदा कभी नुकसान हो सकता था। सिर्फ उसका एतमाद हासिल करने के लिए मैंने अपना नाम बता दिया था, क्योंकि फौरी तौर पर मुझे फौलाद खान को भी साथ रखने के सिवा चारा नजर न आता था और ऐसा लगता था कि वो हमसे जुदा होकर कहीं जाना पसंद भी नहीं करेगा जब तक मेरी ज्यादती के बायस उसका टूटा हुआ बाजू ठीक नहीं होगा। उसे तीमारदारी की जरूरत होगी और उस तक वो सबसे मानूस हो जाएगा। एक ऐसा शख्स जिसके लिए सगे मामूर चचा के घर में जगह ना हो, किसी भी ऐसे घर में रहने को तरजीह देगा जहां कोई उसे नफरत ना करता हो। जमाने भर के दरमांदा, ठुकराए और तरसाए हुए सितम रसीदा और मरदम कसीद एक ही छप्पर के नीचे जमा हो रहे थे। यह किसी ईंट चूने की दीवारों पर पड़ा हुआ छप्पर नहीं था, किसी घर की छत का साया नहीं था जिसे हम में से कोई अपना कह सकता। ये तो रफाकत, अहद, वफा, खुलूस और अपनाइयत के एहसास
मोहब्बत और एतमाद का वो छप्पर था जो सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता था और सबके काम आ सकता था। इस छप्पर का नाम हमने शरारत में MRS रख दिया था। मेरे एक हाथ में रिवाल्वर था और दूसरे में वाकी टाकी। मैंने जंगल में से गुजरने वाला रास्ता देख लिया था, मगर उम्दन उससे हट कर चलना पसंद किया था। मुझे अंदेशा था कि अचानक सामने से कोई गाड़ी नमूदार ना हो जाए। पीडू को वहाँ मुआवजों का निगरानी आला बना के जाने वाले किसी भी लम्हे आ सकते थे। उन्होंने तफ्तीश के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहाँ वाकई किसी का ख्याल भी ना जाता हो। मेरे लिए इत्मीनान की बात यह थी कि तफ्तीश खातिर ख्वाह हुई थी। वो मुझसे सच उगलवाना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने तशद्दुद का हरबा आजमाने से गुरेज किया था और ज़्यादा साइंटिफिक बुनियादों पर काम करते हुए ऐसी दवाएं इस्तेमाल की थी जो वाकई ज़हन को मफलूज करके लाशऊर पर असरअंदाज हो सकती हैं। यह पुराने दौर की हल्की सी दवा थी, मगर यह तरक्की का ज़माना था। शायद अब ज़्यादा मौसर और सरीउल असर दवाएं ईजाद हो चुकी हों। मेडिको लीगल केस में इस किस्म की तफ्तीश ज़रूरी हो जाती है, खुसूसन उस वक्त जब कोई शख्स पहले बाकायमी खुशो आवाज़ कत्ल कर दे और फिर फांसी से बचने के लिए दीवाना बन जाए और साबित करना चाहे कि उसका ये फेल खोज से बेगानगी का नतीजा था। चुनाचे काबिल मुआवजा नहीं, इन दवाओं के जेर असर वो झूठ बोल ही नहीं सकते। चुनाचे उसे ट्रूथ या सच्चाई की दवा कहा जाए तो गलत ना होगा। शिकारी मुझे कोई ऐसी दवा दे चुके थे जिसके बाद मैं सच से बच नहीं सकता था। उनके लिए यकीन की बुनियाद पहले से मौजूद थी। वो कैसे फ़र्ज कर सकते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस तफ्तीश के नताइज उनके नुक्ते नज़र से बहुत इत्मीनान बख्श थे। अब वो मुतमईन होकर बैठ सकते थे कि तफाकात और गलत सोच के अलावा उनकी कोशिश से हम गलत रास्ते में चल पड़े। वो असले की स्मगलिंग में हमसे कोई खतरा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो हीरोइन के धंधे को ख़त्म करने के चक्कर में पड़ चुके हैं। आइंदा भी हमें गुमराह रखने के लिए वो मज़ीद सबूत फराहम करेंगे कि वो वाकई हीरोइन की स्मगलिंग में मुलव्वस है। सड़क कौमी शायरा नहीं थी, बल्कि किसी गाँव कस्बे जाने वाली ज़ेली सड़क थी। मैंने फुलाद खान यानी साबका पहाड़ खान से एक पुलिया के नीचे इंतजार करने को कहा। सिर्फ 2 फरलांग चलने से मेरा सांस फूल गया था और मैं कमजोरी महसूस करने लगा था, लेकिन फुलाद खान पर थकन का बिल्कुल असर ना था। हालांकि वो पीड़ू का वजन भी उठा के लाया था। तुम इस पर निगाह रखना, मैंने कहा। इसको उठने मत देना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर ये होश में आ जाए तो क्या करूं? फुलाद खान ने सारी लाया। इसको फिर बेहोश कर देना, मैंने कहा। तुम्हारे आसपास इतने पत्थर पड़े हैं, पत्थर मारने से इसका सर फट जाएगा, वो बोला। अच्छा ये रिवाल्वर, मैंने कहा, इसको हिलने मत देना अगर ये होश में आ जाए। वो किसी छोटे से बरसाती नाले का पुल था जो इस वक्त खुश्क पड़ा हुआ था। सड़क उसके ऊपर से गुजर रही थी और ईंटों से बने हुए वाहिद बैराबी दरवाजे के साए में 6 फुट बुलंद और 6 फुट चौड़ी जगह बहुत महफूज थी। मैं बाहर निकला और बरगद के एक दरख्त के बहुत चौड़े तने के पीछे छुपकर खड़ा हो गया, जहाँ से मैं दोनों जानिब सड़क को दूर तक देख सकता था, मगर सड़क पर से गुजरने वाले किसी शख्स की निगाह मुझे नहीं देख सकती थी। दरख्त के आगे पीछे वो जाल सा था जिसे बरगद की दाढ़ी कहा जाता है, और उसके नीचे जमीन में जड़ों की तरह पैबूस होकर छोटे मोटे दरख्तों का तना नजर आते थे। तवील और पुरअज़ाब इंतजार की कैद से रिहाई के बाद अब फिर इंतजार था कि सड़क पर कोई सवारी नजर आए तो हम मंजिल का निशान पूछें और आगे रवाना हो। मंजिल के तस्वुर के साथ ही राबिया का ख्याल अंधेरी रात के मुसाफिर के लिए चांद की तरह उभरता था और मेरी बेकरारी में इजाफा करता था। इधर इंतजार मेरे लिए इतना ही सब्र आजमा साबित हो रहा था जितनी परेशान ख्यालात की यलगार मेरे हौसलों को कमजोर करने लगी थी कि अचानक मैंने एक चीख सुनी। यह नीम मर्दाना नीम सनाना चीख फौलाद खान की थी। मैं एकदम भागा, लेकिन फिर भी मुझे देर हो गई। गलती मुझे ये हुई कि उस जगह से कुछ दूर आ गया था जहाँ मैंने बेहोश पीडू को बेवकूफ़ फौलाद खान की तहवील में छोड़ा था और यह फर्ज कर लिया था कि रिवाल्वर होगा तो पीडू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने उस बुनियादी हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया था कि आदमी की असल ताकत तो उसकी अकल होती है। असला भी अकल के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदे की जगह नुकसान का सबब बन सकता है। मैंने एक फायर की आवाज़ सुनी, फिर मुझे पीडू हाथ में रिवाल्वर लिए नजर आया। अगर मैं फ़ौरन दरख्त के तने के पीछे ना छुप जाता तो पीडू की निगाह यकीनन मुझे देखने में कामयाब हो जाती। वो कुछ देर मुझे तलाश करता रहा और एक बार उस दरख्त की समत भी आया जिसके पीछे मैं दुबका हुआ था। जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि रिवाल्वर कितनी बड़ी ताकत है और मुसल्ला आदमी के मुकाबिल गैर मुसल्ला आदमी कितना बेबस होता है। इस वक्त पीडू मेरी झलक देख लेता या मेरी आहट भी पा लेता तो मुझे शूट करने में ताखीर ना करता। वो सख्त मुश्तइल था और नाकामी के रद्द-ए-अमल ने उसे ज़्यादा खतरनाक बना दिया था। एक वक्त वो था जब मैं उसे कत्ल करने वाला था कि कम अकल शख्स ने मुझे रोककर उसकी ज़िंदगी बचा ली थी और पीडू ने इस एहसान का बदला यूं चुकाया था कि सबसे पहले अपने उसी मोहसिन का काम तमाम कर दिया था। अब वो अपनी शिकस्त का बदला मुझसे लेने के लिए पागल था। दिलावर की मौजूदगी में ऐसे मुतअद्दिद मौके आए थे जब वो मुझे कत्ल कर सकता था, मगर दिलावर ने देख लिया था कि मुझे कत्ल करने से उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। असल शिकारी सिर्फ दिलावर था जो पुरसुकून रहते हुए अकल और जहानत से चाल चलता था और जाल बिछाता था।
लेकिन इस वक्त यहाँ सिर्फ पेडरू था जिसको गोली चलाने से रोकने वाला भी कोई नहीं था। उसे तो ये सदमा था कि अब दिलावर के सामने वो मेरे फरार हो जाने के इल्ज़ाम को कबूल करने पर मजबूर होगा। बेशक वो उसे मुतमईन कर देगा कि पहाड़ खान को जिसकी कोताही से सिकंदर फरार होने में कामयाब हुआ वो सज़ा दी जा चुकी है जिसका वो मुस्तहिक था और जो उसका मुकद्दर भी थी। मगर मेरे हाथ उसकी जो दुर्गत बनी थी और फिर जिस तरह मैं उसको उठा लाया था, उस पर पेडरू का एहसास जिल्लत में मुबतला होना और मुझे भी कत्ल करने के जुनून का शिकार होना फितरी रद्द अमल था। अगर वो मेरे इतने करीब आ जाता कि बैग जस में उस पर जा पड़ता तो अपने खाली हाथों से भी मैं उसका काम तमाम कर देता, लेकिन दरमियानी फासला ज्यादा था। वो पलट कर मेरे हरकत में आने से पहले फायर कर सकता था और यहाँ उसका निशाना खता नहीं हो सकता था। बिलाशुबा उसे इंतकाम की ख्वाहिश ने पागल कर दिया था। अगर वो पागल ना होता तो इतनी बेखौफी से मेरी नज़रों के सामने ना फिरता। यह भी तो हो सकता था कि मेरे पास भरा हुआ रिवाल्वर होता। ऐसी सूरत में वो कुत्ते की मौत मारा जाता। बिलाखिर पेडरू ने मेरी तलाश बंद कर दी। मुझे उसको जाते देखकर बहुत अफसोस हुआ। ये जंगल ना होता तो मैं उसका ताकुब करता, लेकिन यहाँ पीछा करना नामुमकिन था। खुश्क पत्ते और सूखी टहनियाँ मेरे कदमों के नीचे चिल्लाने लगते और उसे फौरन मालूम हो जाता कि कोई उसके पीछे आ रहा है। मेरे आसपास सिर्फ पत्थर पड़े थे और मैं चाहता था कि पत्थर मार के उसका सर फाड़ दूं, मगर मुझे अपने निशाने पर एतमाद नहीं था और निशाना खता हो जाने के तमाम नुकसानात मेरे जहन में थे। पेडरू उसी रास्ते पर चला गया जिधर से कुछ देर पहले हम आए थे। जब मुझे उसकी तरफ से कोई खतरा ना रहा तो मैं अपनी पनाहगाह से निकला और उस छोटे से पुल के नीचे गया जहां मैंने पेडरू की जिंदगी पर फौलाद खान को इख्तियार दिया था। तदबीर करने वाला भी क्या करता है मैं भूल गया था कि जिंदगी और मौत पर इख्तियार सिर्फ किसी के हाथ में रिवाल्वर थमा देने से नहीं मिल जाता। ये तो कातिबे तकदीर का वो फैसला है जो किसी भी फानी इंसान की मर्जी की बात ही नहीं है। दुनिया से उसे ही जाना पड़ता है जिसके लिए कुदरत की अता करदा फुर्सत उम्र तमाम हो जाती है।